10वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर वारे हमदर्द भाग 2 में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमने पिछले भाग में देखा कि इस पाठ में लेखक की साइकिल और मोटर की भिड़ंत हुई, यानी एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद लेखक वहाँ पर पड़े हुए थे और उन्हें आजू बाजू इकट्ठा हुए लोगों ने उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया। और बाद में हमने देखा कि वहाँ पर उन्हें होश आने पर क्या क्या हुआ, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा। अब आगे हम देखेंगे। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। एहसान, कृतज्ञता। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेखक कभी कभी उनके दोस्त या रिश्तेदार किसी का एक्सीडेंट हुआ हो तो उन्हें देखने जाते हैं, तो उसमें किसी की अगर टांग टूटी हो तो उसे देखने लेखक गए थे। और वे मेहमान या वे दोस्त इसी इंतजार में थे कि लेखक का कब एक्सीडेंट होगा और उन्हें हम देखने जाते हैं। इसी तरह के लोग पहली बार उन्हें देखने आए होते हैं। दर्द के मारे एक तो मरीज को कई वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाला जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, औपचारिकता, दिखावा। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। यहां पर हम देखते हैं कि लेखक आराम के बहाने सोने का नाटक कर रहे थे। उनके ऑफिस के बड़े साहब आए, उन्हें सोया हुआ देखकर वापस जाने लगे। लेकिन कुछ ऐसे मेहमान होते, ऑफिसर होते, अपने दोस्त होते कि उन्हें हमसे कोई हमदर्दी नहीं होती, लेकिन औपचारिकता निभानी पड़ती है, क्योंकि लेखक भी कभी कभी उन्हें देखने के लिए गए थे। यहाँ पर यह ऑफिसर उन्हें देखने आया हुआ था नहीं, यह दिखाने के लिए लेखक को जगाने लगे। और जगाने का तरीका देखिए, उनका जहां पर पैर फ्रैक्चर हुआ था वहीं पर दबाकर उन्हें दर्द के मारे जगाया और पूछ लिया, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है,
ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूं कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं उनके मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। देखिए यहां पर हमारे आजू बाजू मोहल्ले वाले पड़ोसी अपने कामों से निपटारा करके फुर्सत से आते हैं। यहाँ पर लेखक की पड़ोसन सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ लेखक को देखने आई। पहले ही देखते ही उसने कहा कि वे देखो तुम्हारे चाचा जी, जैसे हम चिड़ियाघर में बच्चों को लेके जाते हैं और दिखाते कि वो देखो बंदर, उसी तरह सोनाबाई ने अपने 4 बच्चों से परिचय करा दिया। वो बच्चे खोड़कर थे। एक कथकली करने लगी, दूसरा मेज पर चढ़ा, तीसरा कुर्सी पर नाच रहा था और एक लड़का तो लेखक के पैर के सहारे जो लटक रही थैली थी उस पर अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। जो लड़की छोटी लड़की डांस कर रही थी उसके हाथ में लेखक की दवाई की शीशी थी, वो गिर गई और टूट गई। सोनाबाई ने उस लड़की को थोड़ी देर घूरा, फिर भैया की ओर यानी लेखक की ओर देखकर कहने लगी, देखो दवाई गिरना शुभ होता है, यानी दवा गई समझो, बीमारी गई। और इस तरह वे लड़के खेलते कूदते और सोनाबाई बड़बड़ाते हुए 2 घंटे यहाँ पर लेखक के साथ उसने बिताए और जाते जाते कहने लगी कि फिर आऊंगी। यानी यहाँ पर सिर्फ औपचारिकता ही निभाई जाती है, मरीज का ख्याल नहीं दिया जाता। यह यहाँ पर हम देखते हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी मेरे कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पर रोने लगा। औंधा उल्टा, और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? मुझे क्या हुआ? वो थोड़ी देर मेरी छाती पर मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ करना कहकर वो चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से आधी गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। कुछ लोग या कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि वे दूर के रिश्तेदार होते हैं, दूर गांव से आते हैं,
यहाँ पर फिर सिर्फ वो दिखावा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, जानना पहचान और मैं तेरा मेहमान। एक आदमी यहाँ पर रिक्शा से उतरता है, टैक्सी से उतरता है और जोर से रोता हुआ लेखक के छाती पर जोर जोर से अपना रोने लगा सिर रखकर। यह देखकर लेखक के पत्नी को ऐसा लगा कि यह करीबी रिश्तेदार होगा। वो इतनी जोर जोर से रोने लगा, इतनी जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपना मुंह उठाया और देखा लेखक की ओर। देखकर वह हंस गया और कहने लगा कि माफ करना भाई, आजकल के लोग सीधे बताते भी नहीं। और वे वहां से पड़ोस के रूम में चले गए। अब लेखक कहते हैं कि यहाँ पर वो रोया हुआ था, वही आवाज पड़ोस में थी। लेकिन लेखक को गुस्सा इस बात का था कि उसके पत्नी ने ये रोने वाले इंसान को लेखक का करीबी मेहमान समझकर, रिश्तेदार समझकर उसके टैक्सी के पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनके हम सूरत में नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। बेतुकी, बिना अर्थ वाली कविताएं। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूं। जानता हूं जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूं, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले, तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही? और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा? मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। इस वक्त ऐसे कुछ मित्र होते, दोस्त होते, रिश्तेदार होते कि जिनके हम शक्ल भी देखना नापसंद करते हैं, पसंद नहीं करते। वैसे ही गांव के हमारे एक कवि है जिनका नाम है लपकानंद। उन्हें यह पता चला और वे बगल में झोला दबाए लेखक को देखने गए। और वहां देखते हुए बातें करते करते ही उन्होंने कहा कि देख, तुम्हारी ही याद में मैंने रात में ही एक कविता कर डाली। और वह कविता सुनाने लगे। असम की राजधानी है शिलांग, असम की राजधानी है शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले, तेरी ही साइड थी रॉन्ग। और इस तरह की बेतुकी कविताएं सुना सुना कर लेखक को परेशान कर रहे थे। लेखक ने उन्हें जल्दी चाय पिलाई और बाद में कविता सुनने का वादा किया। उन्हें वहां से रुखसत किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित न हो। परिचित यानी जान पहचान वाला, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। बेदर्द यानी दर्द न जानने वाले। एक तो मरीज को अस्पताल में आराम की सख्त जरूरत होती है और इस तरह के पड़ोसी मेहमान आकर उस मरीज की नींद हराम करते हैं, दर्द को बढ़ा देते हैं। इस तरह का व्यंग पाठ यहाँ पर हमने देखा। पाठ का नाम था वारे हमदर्द। मैं छात्रों से अनुरोध करूंगा कि इस पाठ के नीचे दिए हुए पूरे स्वाध्याय
व्याकरण को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, उसे छुड़वाना है। उसके नीचे दिए हुए उपयोजित लेखन को भी आपको लिखना है, जो निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी समारोह का वृत्तांत लेखन कीजिए। आपको पूरी तरह यह लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।